Hello students, this is तरसेम जटैन एंड यू आर वॉचिंग जटैन क्लासेस। तो चलिए भाई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमर्स के बारे में। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है, जिसमें हम नीट से लेकर जेई मेन एडवांस तक के जो टॉपिक हैं सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। यदि आप बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक किस तरह से पॉलीमर को डील किया जाएगा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं हूं तरसेम जटैन और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर कि पॉलीमर्स हमारे पास एक्चुअल में होते क्या हैं। व्हाट डू वी मीन बाय पॉलीमर्स, लेट्स सी क्या मतलब है। तो पॉलीमर को यदि मैं यहां पर लिखूं और इसको दो वर्ड्स में डिवाइड कर लूं, पॉली प्लस में मर। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मर का मतलब क्या होता है हमारे पास, यूनिट्स। मर का मतलब क्या है, यूनिट्स। पॉली का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या है, जहां पर कहीं पर बहुत सारी यूनिट आपस में अटैच्ड हो, क्या हो, आपस में अटैच्ड, तो वो क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है। समझिए इसको, बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक मनके की माला होती है, मनके की माला। तो यदि मैं उस माला को बनाऊं तो इस तरह से बनाया जाएगा, एक माला के अंदर बहुत सारे मनके लगे हुए हैं। क्लियर है कहानी? तो सुनिए, इस मनके की माला में वो कौन सा पार्ट है जिसको बार बार रिपीट करने से हमारे पास ये माला बन गई है। तो आप कहोगे सर इसके अंदर है एक मनका, जो एक मनका है ना, एक मनका, उसको बार बार रिपीट करने से हमारे पास क्या बन जाएगी, माला बन जाएगी। क्लियर है ना कहानी? 100 मनके डालो, 200, 300, 400, उसी के हिसाब से जो माला की लेंथ है वो चेंज होती रहेगी। सिंपल सा मतलब है। तो यहां पर जो एक मन का यूज हुआ है बच्चे, यदि मैं इस माला को पॉलीमर मान लूं, मैं क्या मान लूं, पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब, पॉली मैंने बहुत ज्यादा, मर मैंने यूनिट, इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा यूनिट जुड़ी हुई हैं, बहुत छोटे छोटे मन के बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तभी जाकर क्या बनी है, माला बनी है। तो उस एक मनके को बोला जाएगा बच्चे मोनोमर। क्या बोलेंगे, मोनोमर। और मनके के मिलने से ये माला बनी है, तो माला को क्या बना जाएगा, बोला जाएगा पॉलीमर। तो इसका मतलब हम ये सीखे कि पॉलीमर के अंदर हमारे पास शुरू में कौन होते हैं, मोनोमर्स। कौन होते हैं, मोनोमर्स। तो मोनोमर क्या हुई, स्मॉल यूनिट हमारे पास हुई है जिसको बार बार रिपीट करने से पॉलीमर बना है। दैट स्मॉल यूनिट इज नोन एज मोनोमर। तो पॉलीमर क्या हुआ, बताइए पॉलीमर क्या हुआ। इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर को जोड़ दो आप, एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे हजारों मोनोमर जुड़ने के बाद क्या बनेगा, आपके पास पॉलीमर बनेगा। समझ गए हैं? पॉलीमर आपके पास क्या होता है, छोटे छोटे मोनोमर से जुड़कर बनता है हमारे पास पॉलीमर। ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर से पॉलीमर बनता है वो प्रोसेस कहलाता है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। क्या है, पॉलीमराइजेशन। चलिए सर ये तो हम समझ गए हैं कि मोनोमर होती है सबसे छोटी यूनिट जिसको रिपीट करने से पॉलीमर बनता है, और पॉलीमर होता है एक बड़ी यूनिट। पॉलीमर क्या होगी, एक बड़ी यूनिट होगी। तो क्या मैं, जो मेरे पास पॉलीमर है उसको मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकता हूं, यस और नो भाई? क्या बोल सकता हूं, मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा मोलिक्यूल। छोटे छोटे मोनोमर यूनिट जुड़ने के बाद एक बड़ी यूनिट बन जाएगी, तो इसलिए उसको क्या बोला जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल। तो आंसर आएगा हाँ जी सर, आप बोल सकते हो इसको, क्या, मैक्रोमोलिक्यूल। अब देख लेते हैं कि पॉलीमर में जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, जो पॉलीमर, उसका मास हो सकता है बच्चे 10 की पावर 3 म्यू से 10 की पावर 7 तक। यदि इतना मास है तो आप उसको बोल सकते हो कि वो पॉलीमर होगा। अब एक्चुअल डेफिनेशन पे आते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर आर जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल यूनिट्स दैट आर नोन एज मोनोमर्स। पॉलीमर्स आर जायंट मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैविंग मोलिकुलर मास 10 raised to power 3 to 10 raised to power
7, दीज आर नोन एज पॉलीमर्स। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि सर मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। चलिए अब पॉलीमर्स को कर लेते हैं हम क्लासीफाई। क्या कर लेते हैं, क्लासीफाई। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन सोर्स। जो क्लासीफाई कर रहे हैं हम सबसे पहले कैसे कर रहे हैं, बेस्ड ऑन सोर्स, कि वो मिलते कहां से हैं, हमें मिलते कहां से हैं, उनका सोर्स कैसा है, उस सोर्स पे बेसिस पे हम पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसका, पॉलीमर्स का। तो चलिए भाई, इसके बेस्ड पर 3 तरह का हमारे पास पॉलीमर हो सकता है। सबसे पहला है हमारे पास नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स। सेकंड हो सकता है हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। थर्ड हो सकता है हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो ये 3 तरह के पॉलीमर्स हैं। रुकिए भैया एक बार इंक डाल लेते हैं मार्कर में। तो कितने तरह के पॉलीमर्स हैं सोर्स पे बेसिस पे, नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। देखिए भाई बेसिक से करेंगे, अभी आपको थोड़ा सा शुरू में अटपटा सा चैप्टर लगेगा कि क्योंकि पॉलीमर आपने यदि सुने हुए नहीं है तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी चीजें आपकी क्लैरिफाई होती रहेंगी, बिल्कुल ही अच्छे से क्लैरिफाई होती रहेंगी। तो चलिए भाई, नेचुरल पॉलीमर एज इट इज हमें पता चल रहा है नाम से, जो नेचर में इससे मिलते हैं हमें एज इट इज डायरेक्ट। कहां से मिलते हैं, नेचर से। नेचर में अब कौन है, या तो है प्लांट्स हमारे पास, या कौन है, एनिमल्स। तो ऐसे पॉलीमर्स जो प्लांट और एनिमल से हमें डायरेक्टली मिल जाते हैं, द पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स डायरेक्टली विदाउट एनी चेंज इन देयर कंपोजिशन आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर्स। उनको क्या बोलेंगे, नेचुरल पॉलीमर्स। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज है हमारे पास, आपने सुना होगा भाई, यदि बायोलॉजी में पढ़ा है तो आपने कहीं पर सेल्यूलोज, कि ग्लूकोज के बार बार रिपीट होने से सेल्यूलोज बनता है। देखिए इस चैप्टर में हम हर तरह के पॉलीमर पढ़ेंगे और ये भी चेक करेंगे कि उनके मोनोमर क्या होते हैं, मोनोमर से पॉलीमर बनाया कैसे जाएगा, क्या कोई ट्रिक है याद करने की जिससे हम मोनोमर आसानी से याद कर पाएं और पॉलीमर आसानी से याद कर पाएं। तो सारी चीजें इसमें हम करने वाले हैं, बट पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझते रहना पड़ेगा। तो सेल्यूलोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर है हमारे पास, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड है बच्चे हमारी बॉडी के अंदर है, डीएनए आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड्स वो भी क्या है हमारे पास है, पॉलीमर्स हैं, ठीक। कौन से, नेचुरल। सेल्यूलोज है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं डीएनए आरएनए, ठीक है। प्रोटीन्स हैं हमारे पास जनरली, वो भी क्या होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर समझ गए हैं, जो डायरेक्टली नेचर से हमें मिल जाएंगे बिना कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज किए, उनको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दे आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर्स। सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, ये सभी क्या है, नेचुरल पॉलीमर्स। अब आ जाते हैं हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर से। एज द नेम सजेस्ट, सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, मैन मेड पॉलीमर होते हैं भाई। क्या होते हैं, मैन मेड। ये नेचर में हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस करके या कुछ जोड़ तोड़ करके हम इन पॉलीमर्स को बना सकते हैं। टोटली मैन मेड होते हैं ये, इसलिए क्या कहलाएंगे हमारे पास, सिंथेटिक पॉलीमर्स। क्लियर है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स में क्या आ जाएंगे हमारे पास, जैसे नाइलॉन है। अब ये नाइलॉन होता क्या है, ये चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं बता सकते हम, आपको समझ में नहीं आएगा। तो नाइलॉन क्या होता है, तो नाइलॉन क्या हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर है। पॉलीएस्टर्स हैं आपके पास, क्या है, पॉलीएस्टर्स हैं आपके पास। प्लास्टिक है आपके पास, जितनी भी हैं सारी की सारी क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन है, आप घर पे देखते होंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, आपने कभी सुना होगा कि पीवीसी की पाइप्स होती हैं, ऐसा कुछ है। तो वो सारे के सारे किस में आने वाले हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स में आने वाले हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर जो केमिकल कंपोजिशन हम डायरेक्ट बनाएंगे, लैब के अंदर प्रिपेयर करे जाएंगे या कहीं पर फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, दे आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में आप देख लीजिए क्या होगा, ये मिलेंगे तो हमें नेचर से, डायरेक्ट तो हमें मिलेंगे नेचर से, बट इनमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि नेचर से एज इट इज ये मिलेंगे तो हम इनको एज इट इज यूज नहीं कर पाएंगे, इनके अंदर कुछ कमियां होगी जिस कारण से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं।
तो इनके अंदर हमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, नेचुरल प्लस सिंथेटिक हो जाएंगे दोनों। नेचर का भी रोल आएगा इसमें और हमारा भी रोल आएगा, इसलिए क्या कहलाएंगे हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हमारे पास कहलाएंगे। जैसे वेल्कनाइज्ड रबड़ है बच्चे, कैसा रबड़ है, वेल्कनाइज्ड रबड़। ये क्या है रबड़, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। फिर है हमारे पास सेल्यूलोज डाई एसीटेट, सेल्यूलोज डाई एसीटेट, नाम से ही पता चल रहा होगा यहाँ पर सेल्यूलोज में एसीटेट की रिएक्शन करनी पड़ेगी हमें कहीं ना कहीं, तब ये बनेगा। तो ये एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के, ये एग्जांपल हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स के, और ये वाला एग्जांपल हमारे पास नेचुरल पॉलीमर के। और आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या है नेचुरल पॉलीमर, क्या है सिंथेटिक और क्या है सेमी सिंथेटिक। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन सोर्स, कि आपको नेचर से मिलते हैं या फिर आपको कहाँ से मिलते हैं, वो बनाए गए हैं लैब में, या फिर किस तरह से उनको आपने ऑब्टेन किया है, उसके बेसिस पर ये था हमारे पास। चलिए सेकंड हमारे पास चल पड़ते हैं क्लासिफिकेशन पे, वो है स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन। किस पे बेस्ड क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्लासिफिकेशन भी हमारे पास होता है बच्चे तीन तरह का। तीन तरह में हमारे पास कौन से आ जाएंगे, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर्स। सेकंड आ जाएगा हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर्स, ब्रांच्ड पॉलीमर्स। थर्ड आ जाएगा हमारे पास क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ये तीन तरह के पॉलीमर होते हैं जो किस पे बेस्ड हैं, स्ट्रक्चर। अब जो हमें पॉलीथीन हमने बना लिया है, चाहे वो नेचुरली है वो पॉलीमर, या वो सिंथेटिकली है या सेमी सिंथेटिकली है, अब उनकी स्ट्रक्चर भी तो होगी ना कुछ ना कुछ। तो स्ट्रक्चर पे बेस्ड भी हमारे पास क्लासिफिकेशन कितने तरह का हो जाता है, तीन तरह का। जैसे ही नाम आपको पता चल रहा होगा, ऐसे पॉलीमर जिनकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, लीनियर स्ट्रेट स्ट्रक्चर, कोई बीच में ब्रांच नहीं है, कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं है, ऐसे पॉलीमर कहलाएंगे हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स। देखो ये एक पॉलीमर बना दिया मैंने पूरे का पूरा, ये दूसरा पॉलीमर है, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलीमर्स हैं। ब्रांच्ड पॉलीमर्स क्या हो जाएंगे, जिनकी स्ट्रक्चर तो है स्ट्रेट, लेकिन बीच बीच में कहीं पर इस तरह से ब्रांचिंग निकली हुई है। देखो इस तरह से ब्रांचिंग, इस तरह से ब्रांचिंग है, तो ये इनकी स्ट्रक्चर कैसे पॉलीमर कहलाएंगे, ब्रांच्ड पॉलीमर्स। ठीक। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में क्या हो जाएगा, आपके पास लेयर तो होगी इस तरह से उनकी पॉलीमर की, बट उनके अंदर आपस में इस तरह से क्रॉस लिंक बने होंगे कहीं ना कहीं पे, क्या बने होंगे, क्रॉस लिंक। तो इफ एनी पॉलीमर हैज लीनियर स्ट्रक्चर लेयर्ड टुगेदर, जिसकी लेयर इकट्ठी हो जाती है, सच पॉलीमर आर नोन एज लीनियर पॉलीमर्स। इफ एनी पॉलीमर्स हैव ब्रांचिंग, देन सच पॉलीमर्स आर नोन एज ब्रांच्ड पॉलीमर्स। इफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ पॉलीमर्स आर क्रॉस्ड लिंक्ड, सच पॉलीमर्स आर नोन एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। चलिए भाई एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास लीनियर पॉलीमर में हमारे पास जैसे पॉलीथीन आ गया बच्चे, पॉलीइथीन, तो क्या हमारे पास है, लीनियर पॉलीमर है। कैसा है, लीनियर पॉलीमर है हमारे पास। पॉलीविनाइल क्लोराइड आ गया है, लीनियर पॉलीमर है। ये सब किसके एग्जांपल रहेंगे हमारे पास, लीनियर पॉलीमर्स के एग्जांपल रहेंगे। ब्रांच चेन में बेसिकली जो हमारे पास आता है वो आता है लो डेंसिटी पॉलीइथीन। देखिए पॉलीथीन भी दो तरह का होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ब्रांच्ड चेन पॉलीइथीन कहलाएगा, या ब्रांच्ड चेन पॉलीमर हमारे पास कहलाएगा। अब क्रॉस लिंकिंग में हमारे पास कौन कौन आ जाएंगे, हमारे पास जैसे बेकेलाइट होता है बच्चे, कौन होता है, बेकेलाइट है हमारे पास। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है आपके पास, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये क्या कहलाएंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब आप खुद से देखिए, इनमें यदि क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये मजबूत नहीं हो जाएंगे, बहुत मजबूत, क्योंकि जहां से क्रॉस लिंकिंग होगी तो चेन आपस में जुड़ जाएंगी, क्रॉस लिंकिंग, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। लीनियर पॉलीमर स्ट्रेट होते हैं, लेकिन इनकी जो पैकिंग है ना, एक लेयर के ऊपर पैकिंग दूसरी लेयर अच्छी हो जाती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छा खासा होता है। बट ब्रांच चेन में ना तो क्रॉस लिंकिंग है, ना पैकिंग अच्छी हो पाएगी,
तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कुछ हद तक क्या होता है, कम होता है। ये कमजोर होते हैं ऐसा बोल लीजिए, ये हार्ड होते हैं बहुत ज्यादा। बैकेलाइट आपने, मैं बताता हूँ कहाँ पर देखा हुआ है, जो प्रेशर कुकर के हैंडल होते हैं जो काले काले रंग के हम बनाते हैं, हीट रेजिस्टेंट जो होते हैं, वो जनरली बैकेलाइट के बने होते हैं। और ये सब आपने देखा हुआ, पीवीसी वगैरह, पॉलीथीन वगैरह, ये सब आपने सुने हुए हैं। लो डेंसिटी पॉलीथीन किसका एग्जांपल होगा हमारे पास, ब्रास्ड चेन पॉलीमर्स का एग्जांपल होगा। तो ये था क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो 3 तरह का क्लासिफिकेशन था स्ट्रक्चर के बेसिस पे। आई होप कि आप कर लेंगे हमारे पास। चलिए भाई, तीसरी तरह के क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, और वो है डिपेंड अपॉन मोलिकुलर फोर्स। आपस में किस पे डिपेंड करता है, मोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है कि पॉलीमर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसी है। स्ट्रक्चर नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है या कमजोर है, क्या है। तो इस पे जनरली हमारे पास 4 तरह का क्लासिफिकेशन आ जाता है, मतलब 4 तरह के पॉलीमर आ जाते हैं मोलिकुलर फेस फोर्स पे बेस्ड हमारे पास। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास इलेस्टोमर्स। क्या आते हैं, इलेस्टोमर्स आते हैं हमारे पास। सेकंड आ जाते हैं हमारे पास फाइबर्स। क्या आ जाते हैं, फाइबर्स। थर्ड आते हैं हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स। फोर्थ आते हैं हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, कितने तरह का हो गया है, 4 तरह का, इलेस्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो 4 तरह का क्लासिफिकेशन है, इलेस्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए जान लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे इलेस्टोमर क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होती हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए, इलास्टोमर्स होते हैं जिनमें बहुत ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। क्या होती है, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। इन चारों में सबसे कमजोर जो फोर्स होती है वो होती है इलास्टोमर्स में। जनरली इलास्टोमर्स ऐसे होते हैं जिनको आप स्ट्रेच करोगे ना, खींचोगे तो वो खींच जाएंगे। देखो मैं इसके लिए आपके लिए लेकर आया हूँ, ये रबर बैंड है मेरे पास। इसको यदि मैं स्ट्रेच करूंगा, देखो स्ट्रेच हो गया, छोड़ दूंगा तो अपनी जगह पे आ गया। इसका मतलब इनमें इतनी कमजोर फोर्स है कि स्ट्रेच करने से वो फोर्स टूट जाती है। स्ट्रेच करने से टूट गई फोर्स, इसलिए स्ट्रेच हो गया। और जब जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसको, तो वो जो फोर्स थी इसके अंदर वो दोबारा काम करने लग जाती हैं और दोबारा से इसको अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो ये जो रबर होते हैं हमारे पास, जितने भी रबर हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, इलास्टोमर्स में। तो क्या हुए इलास्टोमर्स कि द टाइप ऑफ पॉलीमर्स इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी वीक, सच पॉलीमर्स आर नोन एज इलास्टोमर्स। तो इनमें एक और बात लिखेंगे कि इनको स्ट्रेच करने पर ये स्ट्रेच हो जाते हैं, बट छोड़ने पर दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन में ये आ जाते हैं। जैसे यदि मैं ये मान लूं कि इसकी स्ट्रक्चर है ऐसी, तो मैंने स्ट्रेच किया तो स्ट्रक्चर ऐसी हो गई है, लेकिन वापिस छोड़ने पर ये इसी स्ट्रक्चर में आ जाएगा हमारे पास। तो कौन आ जाएंगे इसके अंदर बच्चे, जो रबर्स हैं, रबर्स, वो आएंगे हमारे पास किसके अंदर, इलास्टोमर के अंदर। ब्यूना एन है आपके पास, ये रबड़ के टाइप है भाई, ब्यूना एस है, ब्यूना एन है। ठीक है, ये सभी के सभी किसके टाइप हैं, रबड़ के टाइप है। नियोप्रीन है, नियोप्रीन। ये है क्या भैया, आगे समझेंगे हम, टेंशन मत लीजिए आप। तो ये क्या कहलाएंगे, इलास्टोमर्स। क्या कहलाएंगे, इलास्टोमर्स। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक्स। क्या पढ़ते हैं, थर्मोप्लास्टिक। सर ये क्यों छोड़ दिया आपने, मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर आपको समझा रहा हूँ। सबसे कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलास्टोमर्स में, उससे ज्यादा होती है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक्स में। किसमें होती है, थर्मोप्लास्टिक में। तो मैं नंबर देता चलूं, इसको 1 नंबर दे दिया, सबसे कमजोर नहीं, सबसे कमजोर है तो 4 नंबर देना पड़ेगा ना। इसको नंबर दे दिया है मैंने 3 नंबर। कितना नंबर दे दिया है, 3। अब समझो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सॉरी हाँ, थर्मोप्लास्टिक होती क्या है। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती हैं, ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनको आप गर्म करोगे तो वो गर्म हो जाएंगे, गर्म होने से हो जाएंगे वो मेल्ट। ठीक है, फिर ठंडा करो वो दोबारा से हार्ड हो जाएंगे, फिर गर्म करो वो फिर मेल्ट हो जाएंगे, फिर ठंडा करो वो फिर हार्ड हो जाएंगे, फिर गर्म करो, मतलब आप हीट करोगे उनको तो हो जाएंगे वो मेल्ट, और आप उनको कोल्ड ठंडा करोगे तो वो हो जाएंगे हार्ड। मतलब गर्म करने से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगी,
और जब वो ठंडे हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से काम में आ जाएगी। ऐसी प्लास्टिक्स को क्या बोला जाता है? थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं बच्चे? थर्मोप्लास्टिक। गर्म करने पर मेल्ट, ठंडा करने पर ठंडी हो जाती हैं, ऐसी प्लास्टिक कहलाती हैं थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल में आएंगे हमारे पास पॉलीइथीन है। क्या है? पॉलीइथीन। पॉलीप्रोपीन है आपके पास, पॉलीप्रोपीन। ये सब किसके एग्जाम्पल आएंगे हमारे पास? थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल आने वाले हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पीवीसी। गर्म करने पर ठंडे हो जाए, मेल्ट हो जाएंगे, ठंडा करने पर हार्ड हो जाएंगे। सच प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। इनके अंदर जो मोलिकुलर इंटरेक्शन होती है वो इलास्टोमर से ज्यादा होती है। फिर चलिए हमारे पास आ जाते हैं सेकंड नंबर पे, मतलब इनसे जो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आती है बच्चे फाइबर्स के अंदर। किसके अंदर आती हैं? फाइबर्स के अंदर। और फाइबर्स में जनरली ऐसा क्या होता है कि जिनके कारण इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्मोप्लास्टिक से भी स्ट्रॉन्ग होती है, इलास्टोमर से भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इनके अंदर या तो हो सकता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो सकती है यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये वाले फंक्शनल ग्रुप जनरली देखने को मिलेंगे आपको, सी डबल बॉन्ड ओ या फिर साइनाइड वगैरह। ये फंक्शनल ग्रुप क्या कर लेंगे? हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होंगी इनकी चेन के अंदर उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, एंड ड्यू टू दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स हो जाती है, और जिससे ये हमारे पास कौन से नंबर पे आते हैं? सेकंड पे, और कहलाएंगे क्या हमारे पास? फाइबर्स कहलाएंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं फाइबर्स के। हमारे पास क्या आने वाले हैं बच्चे आपके पास? पॉलीएस्टर्स। क्या कहलाएंगे? फाइबर्स। मतलब जिनमें फंक्शनल ग्रुप एस्टर प्रेजेंट होगा पॉलीमर्स के अंदर, वो क्या कहलाएंगे आपके पास? फाइबर्स कहलाएंगे। या फिर आपके पास हो जाएंगे पॉलीअमाइड्स। क्या हो जाएंगे बच्चे? पॉलीअमाइड्स। पॉलीएस्टर में हम आगे पढ़ेंगे एग्जांपल, टेरिलीन वगैरह आएंगे हमारे पास, पॉलीमर टेरिलीन वगैरह, वो क्या कहलाएंगे? ये सब होंगे फाइबर्स के एग्जाम्पल। क्लियर है कहानी यहां तक की? आते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे। ये आता है सबसे पहले नंबर पे, मोलिकुलर इंटरेक्शन पे सबसे स्ट्रॉन्ग यदि कोई पॉलीमर है तो वो कौन होगा हमारे पास? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होने वाले हैं। अब देखो इसको याद ऐसे करो, थर्म, थर्म मैंने होता है हीट, सेटिंग का मतलब सेट हो गई है, हीट सेट हो गई है, इसका मतलब क्या है? ये हीट के साथ सेट हो गए हैं, मतलब इनको आप एक बार गर्म करो, मान लीजिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनको आप एक बार गर्म करो तो ये मेल्ट हो जाएंगे, फिर इनको ठंडा कर दो तो ये इतने हार्ड हो जाते हैं कि इनको दोबारा आप हीट करोगे तो ये आसानी से मेल्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हीट के साथ सेट हो गए हैं। क्या हो गए? हीट के साथ सेट। भाई हीट देखो हमारी हो गई है जी सेटिंग आपस में। अब यदि हीट आपस में, हीट यदि बढ़ेगी तो हम मेल्ट नहीं होंगे, अब दोबारा से हीट सेट होना, ठीक है ना? तो थर्मो सेटिंग हो जाएगा आपके पास। तो क्या करेंगे? इनको एक बार आपने मेल्ट करके इनको यदि मोल्ड कर लिया है, किसी शेप में इनको ढाल दिया है, तो दोबारा ये आसानी से मेल्ट नहीं होने वाले हैं। ऐसे प्लास्टिक्स को या ऐसे पॉलीमर्स को बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो बेस्ट एंड बेस्ट एग्जांपल है आपके पास इसका बेकेलाइट। बताओ भाई, कुकर के हैंडल मेल्ट होते हैं क्या? जब कुकर गर्म होता है तो नहीं होते। जो स्विचेस वगैरह होते हैं घर पे, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, वो मेल्ट होते हैं क्या? क्योंकि उनमें गर्मी तो होती है, हीट तो होती है करंट के कारण, ठीक है। या जो जनरली जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, वो एग्जांपल होते हैं हमारे पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। जैसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है आपके पास, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है, ये सब किसके एग्जांपल होंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। अब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सबसे ज्यादा किस में होगी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। उससे कमजोर किस में होगी? फाइबर्स में, फाइबर्स में। उससे कमजोर किस में होगी? थर्मोप्लास्टिक्स में, थर्मोप्लास्टिक्स में। और उस सबसे कमजोर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किस में होगी? इलास्टोमर्स में। आई नो कि आपके दिमाग में अभी कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर ये पॉलीअमाइड क्या है, पॉलीथीन क्या है, पॉलीएस्टर क्या है, टेरिलीन क्या है, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सब हैं क्या? तो डोंट वरी, जैसे जैसे हम चैप्टर में प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे ये जो सारे डाउट है हमारे क्लियर होते चलेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि क्या होता है पॉलीमर, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में हमने बेस्ड ऑन सोर्स हमने पढ़ लिया है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है, एंड बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्स हमने पढ़ लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।